यह घटना है 2020 की। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सड़कें खाली पड़ी थी और रातें पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसी दौरान जयपुर के एक किराए के फ्लैट में रहने वाले करण के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। करण एक पत्रकार था और एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के लिए घर से ही काम करता था। रात के 2-2 बजे तक लैपटॉप पर आर्टिकल लिखना, कानों में हेडफोन लगाए बैठे रहना, यही उसकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। वो तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में बिल्कुल अकेला रहता था। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन आवाज़ों की नहीं है, ये कहानी उस चीज़ की है जिसे करण सुबह उठते ही भूल जाता था। अप्रैल 2020 का पहला हफ्ता चल रहा था। लॉकडाउन लगे करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। करण रात में काम करता था और दिन में सोता था। उसकी पूरी दिनचर्या उल्टी हो चुकी थी। लेकिन पत्रकारों की जिंदगी में ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। 5वीं रात करीब 3 बजे उसे पहली बार वो आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो लगा जैसे बाहर से आ रही हो, लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। लॉकडाउन की वजह से पूरी कॉलोनी सुनसान थी। आवाज़ किसी के धीरे धीरे बोलने के जैसे लग रही थी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार कुछ पढ़ रहा हो या बहुत धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा हो। करण ने तुरंत हेडफोन उतारे और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि फ्लैट के अंदर से ही आ रही है। वो तुरंत उठा और पूरे फ्लैट की तलाशी लेने लगा। बाथरूम में देखा, किचन देखा, बालकनी देखी, लेकिन हर जगह सन्नाटा था। कोई भी नहीं मिला। आखिर में वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और फिर से काम करने लगा। कुछ देर बाद वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रात की आवाज़ उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। अगले हफ्ते से एक नई बात शुरू हुई। करण को कभी डायरी लिखने की आदत नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन में खाली समय बहुत मिलने लगा था। बोर होकर उसने एक नोटबुक निकाली और रोज़ की छोटी बड़ी बातें उसमें लिखने लगा। बाद में यही नोटबुक पूरी घटना को समझने की सबसे बड़ी वजह बनी। 8वें दिन उसने लिखा, रात को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सुबह उठते ही सब भूल गया। अजीब लग रहा है, इसलिए आज मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ ताकि बाद में याद रहे। 9वें दिन उसने लिखा, आज रात मैंने आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश की। ये लगभग 3 बजे आती है, कहीं बाहर से नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे अचानक कमरे के अंदर से ही पैदा हो जाती है। शब्द अभी भी समझ में नहीं आते, लेकिन उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार किसी का नाम ले रहा हो। 10वें दिन सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी पहली रात की लिखी हुई बातें पढ़ी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ये सब खुद लिखा था। तीसरे हफ्ते तक आते आते सबसे डराने वाली बात सामने आई। करण को हर रात की कोई भी बात सुबह याद नहीं रहती थी। वो सुबह उठता, पूरा दिन बिल्कुल सामान्य रहता, रात को फिर काम करता, वही आवाज़ सुनाई देती और अगली सुबह रात की हर बात उसके दिमाग से ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। अगर उसने नोटबुक में सब कुछ नया लिखा होता तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। 14वें दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सोने से पहले अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। सुबह उठकर जब रिकॉर्डिंग सुनी तो ठीक 3:07 पर एक आवाज़ सुनाई थी। वो मेरी आवाज़ नहीं थी, कोई और था जो लगातार मेरा नाम ले रहा था। अगले दिन यानी 15वें दिन करण ने अपने पुराने दोस्त अभिषेक को फ़ोन किया। दोनों ने साथ में पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। अभिषेक उस समय दिल्ली में था। करण ने उसे पूरी बात बताई, आवाज़ों के बारे में, हर सुबह सब कुछ भूल जाने के बारे में और रिकॉर्डिंग के बारे में भी। अभिषेक ने पहले तो यही कहा, यार शायद लॉकडाउन का तनाव है, ठीक से नींद नहीं आ रही होगी, किसी डॉक्टर से बात कर ले। करण ने पूछा, अगर रिकॉर्डिंग भेजूं तो सुनेगा? अभिषेक ने तुरंत हाँ कह दिया। करण ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेज दी। अभिषेक ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद करीब 3 मिनट तक कुछ नहीं बोला।
करण ने पूछा क्या हुआ? तब अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, यार उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ तेरा नाम ही सुनाई नहीं दे रहा, आखिर में एक और आवाज भी है और वो तेरी अपनी आवाज है। उसने कहा मेरी? लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने कुछ बोला हो। अभिषेक बोला हाँ, तू बहुत धीरे बोल रहा है लेकिन साफ सुनाई दे रहा है। तू कह रहा है हाँ मैं आऊँगा। अगले दिन करण ने ऑफिस का काम बिल्कुल नहीं किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस फ्लैट की सच्चाई जानने में लग गया। उसने मकान मालिक राम प्रसाद जी को फ़ोन किया। वो एक बुजुर्ग आदमी थे और उस समय शहर से बाहर रहते थे। करण ने उनसे पूछा इस फ्लैट में मुझसे पहले कौन रहता था? राम प्रसाद जी बोले बेटा बहुत लोग रह चुके हैं, क्यों पूछ रहे हो? करण ने फिर पूछा क्या यहाँ कभी कोई ऐसा भी रहा जो अकेला रहता हो और अचानक गायब हो गया हो? कुछ पल के लिए फ़ोन पर बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर राम प्रसाद जी बोले साल 2018 में यहाँ एक लड़का रहता था, नाम था विनय। वो भी अकेला रहता था। एक दिन फ्लैट खुला मिला, उसका सारा सामान अंदर रखा हुआ था लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिला। करण ने घबराकर पूछा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, उसका कोई अपना नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन आज तक विनय का कोई पता नहीं चल पाया। करण ने आखिरी सवाल किया वो किस कमरे में रहता था? राम प्रसाद जी का जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा उसी कमरे में जिसमें तुम आज रह रहे हो, वही बेडरूम। 17वें दिन रात को करण ने फिर से अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। इस बार पूरी रात रिकॉर्डिंग चालू रही। सुबह उठकर उसने रिकॉर्डिंग सुनी। रात के 2 बजे तक सब कुछ सामान्य था लेकिन 2:50 पर वही रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। इस बार करण ने ध्यान से सुना तो शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। आवाज़ कह रही थी करण बाहर आ जाओ, मैं यहीं हूँ। रिकॉर्डिंग में करण की अपनी आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रहा था कहाँ हूँ? जवाब आया दरवाजे पर। इसके बाद रिकॉर्डिंग में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। साफ पता चल रहा था करण दरवाजे की तरफ चल रहा था। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ गहरा सन्नाटा था। सुबह जब करण उठा तो उसे रात की एक भी बात याद नहीं थी। उसने पहले रिकॉर्डिंग सुनी, फिर सारी बातें अपनी नोटबुक में लिखी। इसके बाद वो सीधे फ्लैट के मुख्य दरवाजे तक गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, जैसे उसने खुद ही लॉक किया हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो साफ सुनाई दे रहा था कि रात को दरवाज़ा खुला था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर सिर्फ एक छोटी सी लैंडिंग थी और नीचे जाती सीढ़ियाँ। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के ठीक बाहर जमी धूल में पैरों के निशान बने हुए थे। कुछ निशान अंदर की तरफ आए थे और वही निशान वापस बाहर जाते हुए भी साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच अभिषेक ने तय किया कि वो किसी भी तरह जयपुर आएगा। लॉकडाउन होने के बावजूद वो करण के पास पहुंच गया। करण ने उसे अपनी पूरी नोटबुक दिखाई और अब तक की सारी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। अभिषेक भी पत्रकार था, इसलिए उसने हर चीज़ को बहुत ध्यान से और एक एक करके समझना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने करण से पूछा एक बात बता, जब तू रात वाली रिकॉर्डिंग सुनता है और उसमें अपनी आवाज़ सुनता है तो क्या वो बिल्कुल तेरी ही आवाज़ लगती है? करण ने बिना सोचे कहा हाँ, आवाज़ तो मेरी ही है। अभिषेक फिर बोला आवाज़ तेरी है लेकिन उसका बोलने का तरीका। करण ने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई और इस बार ध्यान से सुना। तभी उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। उसमें कोई डर नहीं था, कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद में बातें कर रहा हो या फिर कोई और उसकी आवाज़ का इस्तेमाल करके बोल रहा हो। 21वां दिन आया और वही रात सब कुछ बदल कर रख गई। उस रात अभिषेक भी वही रुका। दोनों ने फैसला किया कि पूरी रात जाग कर देखेंगे। रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बजे तक दोनों जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 बजे अभिषेक की आंख लग गई। करण अब भी जाग रहा था। ठीक 3:07 पर फिर वही आवाज़ सुनाई दी। करण ने तुरंत अभिषेक को हिलाकर उठाया। अभिषेक ने आंखें खोली और दोनों ध्यान से सुनने लगे।
इस बार भी आवाज़ करण का नाम ले रही थी। अभिषेक ने धीरे से पूछा, ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? हर बार लगता है जैसे अलग जगह से आ रही हो। अभिषेक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बदलने लगी। करण का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बार उसने कहा, करण आज मत आ। आज नहीं, वो देख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिषेक ने धीरे से पूछा, वो कौन? करण ने घबराकर कहा, पहले कभी ऐसा नहीं कहा। तभी अचानक आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी फैल गई जो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर की हर आवाज़ एक साथ गायब हो गई हो। हवा तक चलनी बंद हो गई थी। दूर से आने वाली किसी गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तभी अभिषेक ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाने लगा। जैसे ही रोशनी सामने वाली दीवार पर पड़ी, दोनों की सांसें अटक गई। दीवार पर धूल के ऊपर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और पढ़ने लगा। वहाँ लिखा था, विनय यहाँ है, जाने मत देना। उसने तुरंत कर्ण को बुलाया। कर्ण भी पास आया और उसने भी वही शब्द पढ़े। कुछ पल तक दोनों एकदम चुप रहे। फिर कर्ण धीरे से बोला, विनय, वही लड़का जो 2018 में गायब हुआ था। अभिषेक ने पूछा, लेकिन ये लिखा किसने? तभी कर्ण की नज़र अपनी उंगली पर गई। उसकी उंगली पर धूल लगी हुई थी। सुबह हुई तो हमेशा की तरह कर्ण को रात की एक भी बात याद नहीं थी। अभिषेक ने उसे पूरी रात की घटना शुरू से आखिर तक बताई। दीवार दिखाई, रिकॉर्डिंग सुनाई। कर्ण ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें दोनों की बात रिकॉर्ड थी। वही रहस्यमयी आवाज़ आज भी थी। फिर कुछ पल की गहरी खामोशी थी और उसके बाद सिर्फ कर्ण की आवाज़ सुनाई थी। वो अकेले किसी से बात कर रहा था। रिकॉर्डिंग में वो कह रहा है, विनय, मैं यहाँ हूँ, तू ठीक है? इसके तुरंत बाद एक और आवाज़ आई जो पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, नहीं, मुझे निकालो। उसी दिन अभिषेक ने पत्रकार की तरह पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। उसने साल 2018 का पुलिस रिकॉर्ड खंगाला और गुमशुदगी वाली फाइल ढूंढ निकाली। तभी उसे एक ऐसी बात पता चली जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं किया। जब विनय गायब हुआ तब उसके फ्लैट से भी एक नोटबुक मिली थी। उस नोटबुक की आखिरी लाइन में लिखा था, रात को आवाज़ें आती हैं, सुबह कुछ याद नहीं रहता। वह मुझसे बात करता है, आज रात मैं उससे पूछूंगा वो कौन है। उसके बाद उस नोटबुक में एक भी शब्द नहीं लिखा गया। अभिषेक ने पूरी बात कर्ण को बताई। कर्ण कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, यार, विनय ने भी वही किया था जो मैं कर रहा हूँ। अभिषेक ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। कर्ण फिर बोला, और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अभिषेक ने फिर वही जवाब दिया, हाँ। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद कर्ण ने एक सवाल पूछा, अभिषेक, रात को जो आवाज़ मुझसे बात करती है और मैं उससे जवाब देता हूँ, क्या मुझे लगता है वो मैं होता हूँ या फिर कोई और मेरी जगह आ जाता है? इस सवाल का जवाब अभिषेक के पास भी नहीं था। उसी दिन कर्ण ने वो फ्लैट हमेशा के लिए खाली कर दिया और अभिषेक के साथ दिल्ली चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी काम किया। वो उसी दीवार के पास गया जहाँ धूल में वो संदेश लिखा था। उसने अपनी उंगली से उसके नीचे लिखा, विनय, हम जा रहे हैं, तू यहाँ नहीं है, जहाँ भी है वहाँ से निकल। और उसके ठीक नीचे उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे, माफ़ करना। दिल्ली आने के बाद पहले हफ्ते तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। दूसरे हफ्ते कर्ण ने अभिषेक को फ़ोन किया और कहा, यार, अब रात वाली आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गई हैं। अभिषेक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। कर्ण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक दिक्कत है। अभिषेक ने पूछा, क्या? कर्ण बोला, अब मुझे हर रात एक सपना आता है। अभिषेक ने पूछा, कैसा सपना? कर्ण ने कहा, एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे के एक कोने में एक आदमी बैठा रहता है। उसने अपने घुटने छाती से लगाए हुए होते हैं। अभिषेक ने पूछा, कौन होता है वो? फिर बोला, पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ वो धीरे से अपना सिर उठाता है। अभिषेक ने पूछा, और उसका चेहरा? कर्ण की आवाज़ कांप गई। उसने कहा, उसका चेहरा मेरा होता है। फिर कुछ पल रुक कर बोला,
लेकिन उसकी आंखें मेरी नहीं होती। जयपुर का वो फ्लैट आज भी किराए पर दिया जाता है। राम प्रसाद जी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ 3 और किराएदार रह चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 2 महीने से ज़्यादा उस फ्लैट में नहीं टिक पाता। किसी ने जाते समय वजह नहीं बताई और विनय 2018 में अचानक गायब हुआ था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन उस फ्लैट के बारे में एक बात आज भी नहीं बदली, वहाँ रहने वाला लगभग हर किराएदार कभी न कभी दीवार पर धूल में कुछ लिखा हुआ जरूर देखता है। हर बार लिखे हुए शब्द अलग होते हैं, लेकिन एक नाम हमेशा एक जैसा रहता है, विनय।